हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है केटीजी एंड रेडिएशन। तो ट्राई करते हैं प्रीवियस ईयर के एमएसटी सीईटी क्वेश्चन सॉल्व करने के ऑन केटीजी एंड रेडिएशन। सो लेट्स बिगिन। बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं केटीजी एंड रेडिएशन कॉन्सेप्ट्स एंड पीवाई की कॉन्सेप्ट्स में बीच बीच में बताते जाऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से, ताकि हमारा रिविजन स्पीड अप हो सके। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ गैस इज यू। आरएमएस स्पीड कितना दे रखा है, यू दे रखा है। ठीक है, कौन सा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इफ द टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इफ द टेम्परेचर इज डबल एंड द मॉलिक्यूल डिसोसिएट, हीट करने पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल डिसोसिएट, सेपरेट हो गए, O2 के ओ सेपरेट हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू टू एटम्स, दो एटम में डिसोसिएट हो गए। मतलब ये कुछ ऐसा था, ओ ये टी टेम्परेचर पे, जैसे ही हमने टेम्परेचर डबल किया, टेम्परेचर क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब ये सेपरेट हो गए। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास, अगर हम यहाँ लिखे O2 का मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना लिखेंगे, 32। और ये साइड मास लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इंडिविजुअल का 16 हो गया ना, 16 16 32 हुआ था। तो ये डिसोसिएट हो गए कब, व्हेन टेम्परेचर इज डबल, व्हेन टेम्परेचर इज डबल। इस टाइम पे जो आरएमएस स्पीड था, दैट इज यू, दे हैव गिवन द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन गैस इज यू इफ द टेम्परेचर इज डबल एंड द मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू द टू एटम्स, द आरएमएस स्पीड विल बी। यहाँ पे अपने को स्पीड पूछा है तो इसको U1 बोल देते हैं। ठीक है, व्हाट दे हैव आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड फॉर द U1। तो देखो U1 का आंसर इन टर्म्स ऑफ U बताना है। यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शंस किसके टर्म में है, U के टर्म में है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। आरएमएस स्पीड का जो हमें फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, वो होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m, 3RT/m। देखो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट ही है। T क्या है, टेम्परेचर अब्सोल्यूट केल्विन में रखना है ये टेम्परेचर, M क्या है, मोलार मास है। अब अपन यहाँ देखें तो अपने यहाँ क्या चीज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर डबल हो रहा है, मोलार मास चेंज हो रहा है, तो टी और एम के चेंज की वजह से वी चेंज होगा। तो अगर अपन रेशियो लिखे, स्पीड को मैं यू बोल रहा हूँ, इसको U1 बोल रहा हूँ, तो इस मास को M1 बोल देते हैं, इस टेम्परेचर को T1 बोल देते हैं, और ये टेम्परेचर को T ही रखते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, U1 फाइंड करना है। तो अगर अपन लिखे V1, जब टेम्परेचर डबल हो गया तब की स्पीड में अगर लिखूँ, तो 3R T1/M1 डिवाइडेड बाय V2 3RT/M, बराबर। यहाँ पे M कितना रखना है, अगर अपन ये रेशियो 3R कट हो जाएगा इसमें, ये सेम है, तो क्या बचेगा, अंडर रूट T1/T एंड दिस इज M/M1। M कितना है, M इज 32, M1 इज 16। तो ये वैल्यू रखो, अपना आंसर खट से आना चाहिए, बराबर। V1 इज V, V2 के जगह U लिखा जाएगा, ये नीचे दिख रहा है क्या, एक मिनट, यस इधर तक दिख रहा है। ये V1 V था, V2 की जगह अपन इसको V लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ की स्पीड कितनी है, V है, तो V इज U। T1 और T2 टेम्परेचर रख दो, T1 कितना दे रखा है, 2 टाइम्स T2 है, T1 इज 2 टाइम्स T2। तो T1 की जगह क्या रखेंगे, 2 टाइम्स T अपॉन T एज इट इज। ये T M कितना है, M इज 32, M इज 32, M इज 32 एंड M1 इज 16, M1 इज 16। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ये 2 हो गया, सो रूट 4 बच रहा है, 16 2 32 और ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूट 4 मीन्स 2 हो गया। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, V1 इज 2 टाइम्स U, V1 इज 2 टाइम्स U। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो और टिक मारो और आगे बढ़ो। दिस इज M, हाँ दिस इज M। इनिशियल कंडीशन में T M और U है, तो देखो 2 टाइम्स U, 2 टाइम्स U अपने को इधर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये काफी क्लियर है इस बोर्ड पे। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, V1 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ U हो गया। चलिए इसको इरेज किया जाए, होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे लिख रहे। ठीक है, चलो देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा चांस है कि आपको उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो पूरा खेल प्रैक्टिस का है, इसीलिए अपन ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि PYQ ही ऐसा चीज है जो आपको इस टाइम पे करना चाहिए। ठीक है, so the ratio of RMS velocity of a hydrogen molecule to oxygen molecule at 273 डिग्री सेल्सियस। कौन सा मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ के खत्म कर देने का। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 273, ये दे रखा है आपको, ये पूछा है रेशियो।
किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो मैं अगर लिखूँ यू लिखूँ, मैं लेट्स से वी लिखूँ, वी का फॉर्मूला पता ही अभी अभी लिखा अपन ने, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन ये पूछा है हमें, अपन लिखेंगे यहाँ 3 R T अपॉन M किसका, हाइड्रोजन का। सिमिलरली 3 R T M किसका, O2 का। अब यहाँ वो लोग ने टेम्परेचर भी दे रखा है 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम ही है बराबर, इसका भी 273, इसका भी 273, तो सब कट जाएगा, आप समझ रहे, दोनों के लिए टेम्परेचर भी सेम है ना, R और 3 तो सेम है ही। तो यहाँ क्या बचेगा, अगर आप लिखना चाहे इसके अंदर, तो ये रिवर्स हो जाएगा, दिस MH2 और MO2। O2 वो लोग ने दे रखा है, नहीं भी दिया हो तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। दिस 32 दे हैव गिवन और O हाइड्रोजन का 2 दिया है, तो 32 बाय कितना लिखेंगे 2, तो ये कितना हो गया 16 बोले तो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 4 हो गया, तो VH2 हो जाएगा VH2 अपॉन VO2, ये रेशियो पूछा था, दिस रेशियो बिकम 4 बिकॉज दिस इज 16 ना, तो 16 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखिए, ये बात दिमाग में रखिए, तो रेशियो क्या बनेगा 4:1, ये वाला ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन सही से पढ़ना है, आप उल्टा कर देंगे तो आप उल्टा आंसर टिक मार देंगे 1:4। वो लोग ने किसका रेशियो पूछा, आयरन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, इसका पूछा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन लिखने का ऑक्सीजन लिखने का, ठीक है। चलो बहुत क्लियर है, ये VRMS का फॉर्मूला आप एकदम दिमाग में रट लो, √3RT/m। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, आयरन नेल क्या कर रहा है, आयरन नेल चेंजेस इट्स कलर रेड टू ऑरेंज रेड, रेड से क्या होते जा रहा है, रेड टू ऑरेंज रेड एंड देन ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन अ फ्लेम, मतलब उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब क्या है, जो एमिटेड रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। दिस चेंज ऑफ कलर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, तो इन चारों में से कौन सा लॉ ये ऊपर गिवन स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ये अपने को पूछा है। तो ध्यान दें, पहले तो आप ये समझ लो, ये जो विबग्योर होता है, इसमें सबसे बड़ा लेंथ किसका होता है, रेड कलर का, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायोलेट का। तो जैसे ही आप वायोलेट से रेड की तरफ जा रहे हो तो क्या इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। इसका वेवलेंथ सबसे स्मॉल है और इसका वेवलेंथ इन सब में बड़ा है, ठीक। तो अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान दो, अपन रिवर्स ऑर्डर में आ रहे, वेवलेंथ छोटा होते जा रहा है। पहले क्या था, रेड था, पहले रेड था, फिर ऑरेंज रेड हुआ, मतलब ये साइड शिफ्ट हो रहा है ना, यानी वेवलेंथ क्या हो रहा है, एज वेवलेंथ डिक्रीजेस, बराबर, वो लोग क्या बोल रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है ना, रेड से ऑरेंज रेड हुआ, फिर ब्लूइश हुआ, तो वेवलेंथ क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो वेवलेंथ डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये वो लोग ने दे रखा है एज हीटेड स्ट्रांगली। अब इस बात को समझो, यानी वेवलेंथ कम हो रहा है कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये कौन सा लॉ बताता है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा लॉ बताता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें किरचॉफ लॉ टिक नहीं मार देने का, ठीक है, अपने दिमाग में रहता है जितना एब्जॉर्ब किया उतना एमिट किया, अरे बात सेम है, लेकिन यहाँ एब्जॉर्ब एमिट वाला खेल ही नहीं है, यहाँ क्या कम हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन किसने दिया है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने। वेन्स ने यही बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा जो मैक्सिमम एमिटेड वेवलेंथ होगी वो क्या होते जाएगी, शॉर्ट होते जाएगी, ठीक है, छोटी छोटी होते जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसका आंसर बना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इधर क्या दिया है, द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 727 डिग्री सेल्सियस, द temperature to which the black body must raise so as to double the total radiant energy, total radiant energy क्या करनी है हमें, डबल करनी है। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ये इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है आपको, T2 पूछा है। तो क्या बोल रहे हैं, जो रेडियंट एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, बराबर है। इमिसिव पावर या रेडियंट एनर्जी क्या होनी चाहिए, डबल। तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा, ब्लैक बॉडी दे रखा है, ठीक है, ब्लैक बॉडी, तो सिग्मा ए T2⁴, 2 टाइम्स सिग्मा ए T1⁴। ये बात क्लियर है, और जब टेम्परेचर T1 था वो, और ये सिग्मा है, बॉडी सेम है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये नंबर तो वैसे ही कांस्टेंट है,
बॉडी भी सेम है तो सरफेस एरिया चेंज नहीं होना, तो ये कट गया। तो क्या आ गया, जो फाइनल टेम्परेचर है T2, ये कितना आ गया 2⁴ इंटू T1, 2⁴ इंटू T1। यहाँ ऑप्शन ढूंढो, ऐसा कोई नहीं है, अपने को T1 का वैल्यू रखना पड़ेगा। आओ इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ये T2 हो गया 2⁴ T1 कितना है, T1 कितना है, ये 727 दिया है ना भाई, इधर केल्विन में रखना है। 727 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा बराबर। 727 प्लस 273 करने का, ठीक है, तो 1000 केल्विन आ जाएगा। तो ये केल्विन में हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। अगर आप ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना जानते हो तो बहुत बेहतर है। लगभग ये वैल्यू आता है 2⁴ का वैल्यू आता है 1.19 के आसपास, कुछ 1.189 ऐसा कुछ आता है। तो मैं 1.19 ले रहा हूँ इंटू 1000, 1.19 इंटू 1000, तो ये कितना बन गया 1190। अब फ्लो में ये टिक नहीं मार देना, ये गलत है। 1190 केल्विन है, इधर क्या दिया है डिग्री सेल्सियस, 1190 केल्विन। तो T2 कितना आ जाएगा 1190 माइनस 273 करेंगे अपन, ये डिग्री में दिया है ना, ये तो केल्विन में नंबर आता है इसमें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1190 में से 11 200 गया तो कितना बचेगा 990, यानी 917, 73 फिर माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 917 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये टेम्परेचर आपका आना चाहिए 917 डिग्री सेल्सियस, यानी ये सही आंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 917 डिग्री सेल्सियस। ऐसा तुम ये देख के सीधा ये टिक नहीं मार देने का, यूनिट पे ध्यान देने का, पहली बार सही आंसर आया सीधा मारो टिक, गलत, खत्म कहानी, ठीक है। 1190 केल्विन में और इधर क्या है डिग्री में, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करके देखो 917 डिग्री आ रहा है ना, तो है ऐसा ऑप्शन 917 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज। सवाल पढ़ते जाना है, इन काम का इंफॉर्मेशन के ऊपर अंडरलाइन करते जाने का, एग्जाम में भी यही करने का भाई, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते बैठने का। टेम्परेचर T इज 7 टाइम्स द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोला है, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी है, हाइड्रोजन का जो आरएमएस वेलोसिटी है दैट इज 7 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। समझ रहे हो, मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। नाइट्रोजन कितने केल्विन पे है 300 केल्विन पे। दिस टेम्परेचर T इज, हाइड्रोजन का टेम्परेचर T बोला, ये रहा, अंडरलाइन किया ना अपन ने, समझ रहे। तो क्वेश्चन क्या है, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। T टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का वेलोसिटी 7 गुना है नाइट्रोजन का, जब उसका टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिखना है अपने को, √3RT/m, √3RT/m, 3RT/m, m किसका रखेंगे हाइड्रोजन का, ये 7 टाइम्स √3RT, इधर T कितना है 300 केल्विन। यहाँ मास किसका रखेंगे, मोलिकुलर मास N2 दिया है ना नाइट्रोजन का, N2, समझ रहे। तो मैं इसी लाइन में लिखूं, ये कितना हो जाएगा MH2 इज, दे हैव गिवन कितना दिया है MH2 इज 2, और ये कितना दे रखा है MN2 दे हैव गिवन, हाइड्रोजन का 2 है नाइट्रोजन का 28 है, तो ये वैल्यू वो लोग ने दे रखा है, ठीक है। तो ये रख दिया अपन ने। फॉर्मूला क्या है, √3RT/m, ठीक है, ये नहीं भूलना, दिस इज VRMS का फॉर्मूला, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सब चले जाएगा, 3R चले गया, दोनों जगह स्क्वायर कर दो तो T/2, ये हो गया 49, और ये बनेगा 300, और ये 28। इसको सॉल्व किया जाए कितना बनेगा 7 7 जा 7 4 जा बराबर, और ये बनेगा 2 जा, ये बनेगा 150, तो T हो गया 150 इंटू 7 कितना होता है 15 7 जा 150 इंटू 7 1050 होता है, 1050 केल्विन, केल्विन केल्विन, ये यूनिट पे ध्यान देना, 1050 केल्विन दे रखा है लोग ने, समझ रहे हैं आप, 1050 केल्विन आएगा अपना, 1050 केल्विन। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस पे ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है, आरएमएस वेलोसिटी पे बहुत बार क्वेश्चंस आया, बहुत बार, ठीक है।
तो ये बात आप एकदम अच्छे से समझ लो, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, टू वेसल, क्या लिखा देखो क्या दिया है, टू वेसल, दो वेसल है, कंटेन टू आइडियल गैस ए एंड बी, कौन सा है, ए और बी, एट द सेम टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर है, एट द सेम टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी ए का प्रेशर कितना है, 2 गुना है बी के प्रेशर का, और दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी, यानी ए का डेंसिटी है 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी। किसका रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी इज, ये आपको गिवन है, आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन बी, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखा जाए इसको, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन बी, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसको पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो आइडियल गैस की इक्वेशन है दे रखा है लोग ने, टू आइडियल गैस दिया है, तो पी वी एन आर टी करेंगे, सही बात है। एन क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, स्मॉल एम इज अ मास, कैपिटल एम इज अ मॉलिक्यूलर मास, आर टी, और ये पी वी, तो अब बिल्कुल लग सकते हैं पी एम, मैंने मास इधर लिख लिया, दिस इज स्मॉल एम अपॉन वी आर टी, ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, सो पी एम अपॉन आर टी इज वॉट, डेंसिटी, बराबर। ये क्यों ऐसे फॉर्मेट में लिखा मैंने, क्योंकि ये गिवन था ना, प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशन दिया है, ये आप याद भी रख सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, पी एम अपॉन आर टी, बराबर, इसका एक और फॉर्मूला होता है पी एम अपॉन के टी, वो बाद में, ठीक है। डेंसिटी है पी एम अपॉन आर टी, इसी पे एक सवाल भी है आगे, डेंसिटी इज पी एम अपॉन आर टी, ये ध्यान रखें। अब आपको क्या बोला है, प्रेशर ए गैस का डबल हो रहा है, आपको मोलार मास का रेशियो बताना है, आर टी तो वैसे ही कांस्टेंट है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो जो भी रिलेशन है पी और एम के बीच में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर जगह है क्या, चलिए पी एम अपॉन आर टी में यहाँ लिखता हूँ, ये जो गिवन है, ठीक है, वैल्यू रखना पी एम अपॉन आर टी, तो प्रेशर ऑफ ए, मास ऑफ ए, बराबर, आर टी तो कांस्टेंट है तो मैं रो इधर लिख रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ ए, दोनों गैस के लिए सेम होगा, पी ऑफ बी, मास ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ बी, सही बात, क्योंकि आर टी इज कॉन्स्टेंट ना फॉर बोथ द गैस, दिस लाइन कैन बी अरेंज एज, इस लाइन को आप बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, पी एम अपॉन रो विच इज आर टी, तो आर टी तो कॉन्स्टेंट है ना दोनों गैस के लिए, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिया। अब देखो वैल्यू रख दो, ए का प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 2 टाइम्स पी बी लिखेंगे, मोलार मास एम ए का डेंसिटी कितना है 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी, पी बी एम बी रो बी, क्लियर। अब बस कट कुट करने का आंसर आ गया अपना। आपको किसका रेशियो बोला है, ए टू बी, ये सवाल ध्यान से देखना है, द रेशियो ऑफ वेट ए टू बी, यानी एम ए अपॉन एम बी कैलकुलेट करना है आपको, एम ए अपॉन एम बी, एम ए एम बी, ये क्या आ गया 1.5 और ये क्या आ गया 2, 1.5 उधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो ये कितना हो गया 1.5 खुद क्या होता है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे 2 है तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टिक मारो ऐसा 3/4, एम ए अपॉन एम बी बोला है, ए अपॉन बी का रेशियो बोला है, तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 3/4, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसी तरीके से पढ़ते रहना है भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ग्रिप आएगा, बाकी कोई तोड़ू चीज नहीं है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं ये, ठीक है, इजीली पॉसिबल है, बस क्वेश्चन करते रहना है, ये टाइम पे नहीं सोचना है मैंने पिछला 2 साल क्या किया, कैसे पढ़ा, अभी क्या करने का 10-12 दिन में उस पर ध्यान देने का। बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अरे भाई कुछ पढ़ के नहीं हो रहा, इतना सब सिलेबस है कैसा लिखेंगे, और कोई दूसरा कैटेगरी होता है, अरे जो होगा होगा, अपन तो तुक्का ही मारने वाले, ठीक है। तो वो वीडियो देखते हैं, हाउ टू क्लिक तुक्का, तुक्का कैसे मारने का, उस पर वीडियो बनाना और वो देखने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो पढ़ेगा नहीं वो यही देखेगा ना तुक्का कैसे मारने का, कुछ तो करेगा वो घर पे बैठ के, अभी 19-20 तारीख को जब भी एग्जाम आएगा कुछ दिन निकालना पड़ेगा ना घर वालों के सामने कि हाँ भाई पढ़ाई कर रहे करके, तो पढ़ाई करने में तो वीडियो देखेगा कि भाई पढ़ने का तो हो नहीं रहा है, तुक्का मारने का वीडियो देखते, कैसा तुक्का मारने का, वो तो सीखते कम से कम। चलिए नेक्स्ट,
the translation kinetic energy of the molecule of a gas at absolute temperature T can be double by, ध्यान देना कौन सी बोलिए, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन 3 लिखते हैं, और हमें एक रिलेशन पता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ के बी टी, या हाफ की जगह अगर ट्रांसलेशन है, यहाँ बेसिकली एफ लिखते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे ईच मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो यहाँ कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, सो दिस इज 3, दिस इज व्हाट अ काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी करके एक था, उसमें क्या था, हाफ के टी, हर मॉलिक्यूल की ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ कितने, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ के टी। तो ऐसे यहाँ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशन के 3 होते हैं, तो इसलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 3/2 kb into t, दिस इज व्हाट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखा जाए इसको। ये क्या है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सवाल पे आओ, फॉर्मूला समझ गए आपको। अपन क्या चाहते हैं, द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट एब्सोल्यूट टी टेम्परेचर कैन बी डबल। अगर ये इसको डबल करना है तो टेम्परेचर को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये 3/2 और k ये तो कांस्टेंट है, तो आपको टेम्परेचर को ही डबल करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर को। तो आप ये डबल करना चाहते हो तो आपको क्या डबल करना पड़ेगा, टेम्परेचर डबल करना पड़ेगा। देखो, इंक्रीज द टेम्परेचर T to 2T, इंक्रीज द टेम्परेचर, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो रहने दो, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों सेम प्रिंट हो गया। तो अपने को क्या करना है, इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T to 2T, T से 2T बढ़ाना है अपने को, टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, T से 2T। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, F/2 kb into T, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब क्या, 3 डायरेक्शन में मॉलिक्यूल जा सकता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, इसलिए 3 डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। नेक्स्ट पे आते, इसको इरेज करना पड़ेगा। टेम्परेचर ऑफ अ 2 स्टार आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, टेम्परेचर दे रखा है। इफ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अ फर्स्ट स्टार, पहले स्टार का वेवलेंथ कितना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ इज 4500 एंगस्ट्रॉम, और ये रेशियो दे रखा है 3:2। किसका रेशियो है, टेम्परेचर का, सो इट इज T1/T2 एंड दिस इज λ1 पहले स्टार का दे रखा है, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्टार, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ सेकेंड स्टार इज, बोलिए भाई कौन सा लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। तो आपको वेवलेंथ दे रखा है 4500, 4500, टेम्परेचर का रेशियो दिया है, तो यू कैन राइट T1/T2, दिस इज व्हाट λ2। तो 4500, दिस इज 3/2, दिस इज λ2, सही है। आओ इसको कट कुट करते हैं, आंसर लिखते हैं। ये कितना हो गया, 4500, तो 45, मेरे ख्याल से 6750 बनना चाहिए। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तो ये हो जाएगा 2250, है ना, 4500 का आधा 2250, इंटू 3 करेंगे तो λ2 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 6750 एंगस्ट्रॉम, ये आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6750 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन का आंसर है 6750 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये बिल्कुल याद रखें, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ये लॉ क्या बताता है, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, यानी लैम्बडा इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लैम्बडा इंटू टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इधर क्या दिया है, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज E1, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ये E1 दे रखा है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट इज E2। E1 इज अ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। E1 क्या है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी लिखा था हमने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ये लोग ने E1 लिखा है, लेकिन लिखते कैसे हैं, ट्रांसलेशन में 3/2
kb into t. This is what a translation kinetic energy. Translation काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, बराबर। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, दूसरी एक एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ v। तो वो वाली काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, जब भी कोई चार्ज v पोटेंशियल से एक्सेलरेट होगा तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वो लोग ने दे रखा है, चार्ज इज ई, होता ही है इलेक्ट्रॉन पे ई होता है, और v पोटेंशियल डिफरेंस है, बराबर। तो ये एनर्जी आ गई। अब वो क्या बोल रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच E1 इक्वल टू E2 इज पॉसिबल। तो कौन सा टेम्परेचर होगा जब ये दोनों एनर्जी इक्वल होगा, तो अपने को कुछ अलग नहीं करने का, इन दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देना, इन दोनों एनर्जी को क्या कर देना, इक्वेट कर देना, यानी E1 इक्वल टू E2 लिखा जाएगा। तो E1 कितना दे रखा है, 3/2 kBT, E2 दे रखा है E इंटू वी, आपको T बताना है, T कितना हो जाएगा, तो इसी को आगे अपन लिखे, तो T इज इक्वल टू अंडर रूट T इज इक्वल टू 2 EV, नहीं अंडर रूट क्यों आएगा, T EV, ये T है ना, सो T EV, और ये 2 और ये 3 टाइम्स KB, ये बनेगा टेम्परेचर, बराबर। 2 EV अपॉन 3 KB, KB इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K सफिक्स B लिखा है। तो देखो भाई ऐसा कोई आंसर दिखे, 2 EV, हाँ 2 EV अपॉन 3R, ओके। ये लोग ने किधर भी देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं दिख रहा है ना, तो एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, R अपॉन Na होता है। Na इज अ एवोगैड्रो नंबर, Na इज अ एवोगैड्रो नंबर, वो ये लोग ने लिखा है, ये लोग ने सिर्फ n लिखा है, अपन नॉर्मली Na लिखते हैं, तो इसकी जगह रख दो तब भी अपना आंसर आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू 2 EV 3 KB इज R, और Na ऊपर जाएगा, n सफिक्स a, व्हाट इज, इट इज एवोगैड्रो नंबर, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, जो भी फॉर्मेट में दिया रहता, अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा रहता तो ये टिक मारते, अभी नहीं लिखा तो ये रखेंगे, 2 EVN अपॉन 3R, पहला ही ऑप्शन है, 2 EVN अपॉन 3R, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखे। दिस इज व्हाट अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट which is R upon Na, R upon Na, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na इज अ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज R, कितना है, R रेडिएशन है, ठीक है, ब्लैक बॉडी है, रेट ऑफ रेडिएशन इज R एट टेम्परेचर T, कौन से टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, अनदर बॉडी, दूसरा बॉडी, उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम एरिया, उसका दूसरे बॉडी का एरिया सेम है, लेकिन वो ब्लैक बॉडी नहीं है, इसलिए क्या दे रखा है, इमिसिविटी दे रखा है, इमिसिविटी इज 0.2, द टेम्परेचर इज 3T, इट्स रेट ऑफ रेडिएशन इज, मतलब दो बॉडी है, पहले बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन वो लोग ने दे रखा है, R करके लिख रहे, रेट ऑफ रेडिएशन मतलब E का बात हो रहा है, ठीक है, सिग्मा A T⁴, दिस वैल्यू दे हैव गिवन एज R, ये क्या बना, R सिग्मा A T⁴, ये ब्लैक बॉडी था, दिस इज अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, बराबर। अब क्या बोला है, जो दूसरा बॉडी है जिसका इमिसिविटी दे रखा है वो कैसा है, नॉन ब्लैक बॉडी है, तो नॉन ब्लैक बॉडी के लिए क्या करते थे, सिग्मा A T⁴ इंटू E, इमिसिविटी मल्टीप्लाई करना है, दिस इज फॉर नॉन ब्लैक बॉडी, या जिसको अपन ऑर्डिनरी बॉडी बोलते हैं, बराबर। तो E इस केस में कितना होगा, स्मॉल ई दे हैव गिवन 0.2 सिग्मा A, इसका टेम्परेचर कितना है 3T⁴, समझ रहे, ये वो लोग ने गिवन है, दिस स्मॉल ई इमिसिविटी, ये क्या है, E है, E इज 0.2, तो E का वैल्यू रखा 0.2 सिग्मा A T⁴, एरिया दोनों जगह सेम है। अब आपको क्या बताना है, द रेट ऑफ रेडिएशन, मतलब सेकेंड बॉडी के लिए E बताना है कितना है, तो ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ R, तो अपन इसको थोड़ा अरेंज कर दे, दिस E कैन बी रिटन एज 0.2 इंटू 3⁴, यानी 81 हो गया, सिग्मा A T⁴, व्हाट इज दिस सिग्मा A T⁴, R है ना, तो यहाँ क्या रख देंगे, R रख देंगे अपन, सो E इज इक्वल टू, ध्यान देना 0.2 इंटू 81 कितना हो गया, 16.2 हो गया, है ना, 8 का डबल 16 और 0.1 का डबल 2,
दिस इज आर, सो इट इज 16.2 टाइम्स आर हो गया, दिस इज आर ना, दिस इज आर, ये रहा 16.2 आर, ये ऑप्शन ये रहा 16.2 आर, 16.2 आर। तो अच्छे से एकदम लिखना है। ब्लैक बॉडी रहेगा तो ये एक्सप्रेशन है सिग्मा ए टी रेस टू 4, नॉन ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा ए टी रेस टू 4 इंटू इमिसिविटी करने का फॉर नॉन ब्लैक बॉडी, फॉर नॉन ब्लैक बॉडी, ये दिमाग में रखे, ठीक है। होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इधर क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू एटम्स ईच ऑफ मास m सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। एक मॉलिक्यूल है जिसके पास कितने एटम है, दो एटम है, दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, d डिस्टेंस से, दोनों का मास सेम है, बराबर, टू एटम। एट रूम टेम्परेचर द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज E, बराबर। यानी ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, ये एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस d, बराबर। अब क्या बोला है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी ऐसे घूमेगा ये इसके अबाउट, आप समझ रहे, तो ये ओमेगा हो गया, ये मॉलिक्यूल्स घूमेंगे ना ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज d/2, दिस इज ऑल्सो d/2। तो आप इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज व्हाट अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो लोग ने गिवन है दस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच ई, वो लोग बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, ई है, तो इधर ई लिख देंगे, हाफ आई। आई कैसे मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मास कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है, d/2 ना, ये वाला मास भी d/2 पे, तो आप बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं यहाँ से, मतलब आई लिखेंगे अपन m d/2 का स्क्वायर प्लस m d/2 का स्क्वायर है, m इंटू आर स्क्वायर होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, m इंटू आर स्क्वायर, कितना मास है, दो मास है, ये और ये मास का भी डिस्टेंस कितना है d/2, इस मास का भी d/2, तो वो लिख दिया। अब क्या बचा, ओमेगा, तो उस ओमेगा को एज इट इज रख दो, क्योंकि यही अपने को पूछा है, ओमेगा ही पूछा है ना, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पूछा है आपको, ठीक है, ये कितना होगा, तो दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आओ इसको अरेंज कर देते हैं तो मेरे ख्याल से अपना आंसर आ जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ, ये कितना हो जाएगा, दो बार हो गया ना, एम डी, दिस इज 2 टाइम्स m d स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो ये 2 से 2 चले गया, तो 4e अपॉन एम डी स्क्वायर इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर है अपना, बराबर। इसको अरेंज कर देंगे ये किसी तो फॉर्मेट में, फ्रॉम हियर यू कैन राइट ओमेगा एज, ये 4 और डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे, 4 और डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2/d, और स्क्वायर रूट में क्या बच जाएगा, e अपॉन m, स्क्वायर रूट में बच जाएगा कैपिटल E अपॉन स्मॉल m, दिस इज योर आंसर, 2/d e/m, पहला ही ऑप्शन है, 2/d m/e/m, 2/d e/m। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। होप इट इज वेरी क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है भाई, देखो जो जो पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इधर क्या बोला है, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी एग्जिबिट अ मैक्सिमम अराउंड अ वेवलेंथ लैम्बडा, कुछ डिलीट हो गया है, the temperature of a black body is now changed such that the energy is maximum around a wavelength 3 lambda by 4, 3 lambda by 4, the power radiated by a black body will now increase by a factor of, देखो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना है। पहले क्या बोल रहा है, जब टेम्परेचर वेवलेंथ लैम्बडा एमिट कर रहा है, बराबर, द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज, पहले कुछ टी टेम्परेचर था तब वेवलेंथ लैम्बडा एमिट हो रहा था, तो अपन बोल दे रहे T1 पे जो वेवलेंथ एमिट हो रहा है वो क्या है, लैम्बडा है, और जब टेम्परेचर T2 हो गया
तब जो वेवलेंथ एमिट हो रहा है दैट इज λ/4, ये वो लोग ने दे रखा है, ठीक है ना। बोला है द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी नाउ चेंज such that the energy is maximum around wavelength 3 λ/4. The power radiated by black body will now increase by a factor of, अब देखो अपने को वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पता है, क्या बोलता है ये लॉ, लैम्बडा इंटू T1 इज इक्वल टू 3 λ/4 इंटू T2, ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आप T1/T2 का रेशियो लिख लो या T2/T1 लिख लो, जो भी लिखना है। T1/T2 इज व्हाट 3/4, ये लैम्बडा लैम्बडा तो चले गए ना, बराबर। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से लिखा है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, ये वेवलेंथ ये टेम्परेचर पे, ये वेवलेंथ ये टेम्परेचर पे, तो ये आपको रेशियो मिल गया। आपको पूछा है एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, नाउ इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, तो E2 देखो ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी का एनर्जी कैसे लिखते हैं, सिग्मा ए T1/4, ठीक है। ब्लैक बॉडी है तो स्मॉल ई, इमिसिविटी लिखने का जरूरत नहीं है, इट इज अ ब्लैक बॉडी, बराबर। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये पहले बॉडी का हो गया, इधर टेम्परेचर दूसरे बॉडी का लिखा, सो दिस इज T2। सिमिलरली यू कैन राइट E1 सिग्मा ए T1/4, सेम बॉडी है उसका ही टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब अपन E2/E1 करेंगे तो बॉडी सेम है, तो सिग्मा और ए कैंसिल हो गया, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा T2/T1/4, ये रेशियो कितना है देखो, T1/T2 3/4 है, तो इसका उल्टा होगा 4/3 होगा, 4/3/4, दिस इज व्हाट E2/E1 आएगा, ये क्या आ जाएगा E2/E1, ये वैल्यू निकालो कितना आता है, 4 का स्क्वायर कितना, 4/4, 16 इंटू 16 256 हो गया, 256 27 81, ये हो गया 256/81, यानी जो E2 है, जो नए केस में जो एनर्जी एमिट हो रहा है, रेडिएशन है, वो 256/81 टाइम्स E1 है, सो इट इज इंक्रीज बाय 256/81, ये हो गया ना, कितने से इंक्रीज हो गया, 256/81 से इंक्रीज हो गया, 256/81, ऑप्शन डी दिख रहा है इधर, ऑप्शन डी दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, होप इट इज वेरी क्लियर। दो टेम्परेचर दिया है, उनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिया है, सेम बॉडी है उसी को हीट कर रहा है, तो सेम बॉडी है तो एरिया उतना ही रहेगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जब अपन ने इन दोनों को डिवाइड किया तो सिर्फ T2 और T1 बचेगा ना, और वो रेशियो अपन ने यहाँ से निकाल लिया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करके, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लैम्बडा इंटू टी इज बी लिखते थे अगर आपको याद हो तो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बी इज अ कांस्टेंट, बी क्या होता था, कांस्टेंट होता था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, होप इट इज वेरी क्लियर। अब यहाँ क्या बोला है, आइडियल गैस कितने प्रेशर पे है, आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज एनक्लोज इन अ वेसल जिसका वॉल्यूम कितना है V है, सम गैस लीक, उसमें से गैस लीक हो रहा है, ठीक है, सम गैस लीक्स फ्रॉम द वेसल थ्रू अ स्मॉल होल, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये एक वेसल है, इसमें ये कुछ गैसेस भरा हुआ है, बराबर, इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। अब क्या बोल रहे हैं, इधर बॉटम में एक होल है जिसमें से ये गैसेस लीक हो रहा है, गैसेस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, बराबर, इसमें से ये मॉलिक्यूल्स कुछ बाहर आ गए, लीक फ्रॉम द वेसल थ्रू अ स्मॉल होल for some time and the pressure of the enclosed gas leak from the vessel through a small hole for some time, repeat हो गया, and the pressure of the enclosed gas falls to P1, समझ में आ रहा है, बाद में प्रेशर गिर के कितना हो गया P⁻1 आना चाहिए, ये P⁻1 है या P डैश भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रेशर कितना हो गया P डैश, मतलब पहले ये कंडीशन था, फिर इसमें से लीक होते होते अब क्या हो गया, जो इधर है कम हो गए ना ये, अब ये केस में प्रेशर कितना है P डैश, द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इधर भी T था, इधर भी टेम्परेचर कितना है T है, ड्यूरिंग द लीक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस दैट हैव लीक्ड, मतलब ये जो लीक हो गए ना वो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल लीक हो गए। अब देखो टेम्परेचर सेम है इधर और इधर, वॉल्यूम भी सेम है, जो बची हुई गैस है वो फैल जाएगी ना पूरे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम भी क्या रह जाएगा यहाँ पे सेम हो जाएगा।
तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते कितने, फिर इधर कैलकुलेट कर लेंगे कितने हैं, तो जो डिफरेंस रहेगा उतने लीक हो गए। तो अब यहाँ कैलकुलेट करो PV/NRT, तो इसको लिख सकते हैं आप PV/RT, दिस इज व्हाट N, ये इधर है। अब इधर के लिए लिखो, इधर क्या है, प्रेशर P डैश, वॉल्यूम V, N डैश RT, सो P डैश V अपॉन RT इज व्हाट N डैश। तो ये मॉलिक्यूल इनिशियली थे और ये फाइनली जो बचे, ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल मॉलिक्यूल्स है कि फाइनल कितने बचे, बराबर कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो इनिशियल ये नंबर ऑफ मोल्स से फाइनली ये, तो अभी इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। सो लीक इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज N माइनस N डैश, तो क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, VRT तो सब जगह है, VRT यहाँ बचेगा P माइनस P डैश, ये आपका आंसर आना चाहिए, P माइनस P डैश, समझ रहे, VRT P माइनस P डैश, होप इट इज क्लियर, यस, ठीक है, V माइनस V/RT P माइनस P डैश, V/RT P माइनस P डैश, ये रहा, ये ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन, VRT P माइनस P डैश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक ठीक ठाक था, मतलब आप समझ सकते हैं इसको कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने। तो पहले निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स कितने, बाद में निकाल लिया, फिर उनका डिफरेंस ले लिया, तो आपका क्या आ गया, कितने मोल्स लीक हो गए, आपको वो कैलकुलेट करना था कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस दैट हैव लीक, तो कितने लीक हुए, तो इतने मोल लीक हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके, ये लास्ट था, तो ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो अपन इधर रोकते हैं इसको, और होप आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट।